हेलो। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। झारखंड की 14 लोकसभा सीटें हैं और झारखंड में अब लोकसभा चुनाव की सरगर्मी भी बढ़ चुकी है। लगातार जो है इसको लेकर बैठकों का दौर जारी है। 28 फरवरी को दिल्ली में जो है वो बैठक हुई और उस बैठक में रायशुमारी के बाद कुछ नामों का जो है नामों की जो लिस्ट है वो अब सामने आई है। हालांकि इन नामों पर लाइव इंडिया हर पल मुहर नहीं लगाता है, लेकिन जो खबरें सामने आ रही है उसमें कई ऐसे सिटिंग सांसद है जिनका इस बार पत्ता जो है वो कट सकता है और उनकी जगह नए चेहरे और नए नामों का ऐलान भी हो सकता है। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ रांची से हमारे सहयोगी नौशाद जुड़ चुके हैं। सीधे नौशाद का रुख करेंगे। नौशाद, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि झारखंड की 14 लोकसभा सीटों पर लगातार जो है वो चर्चा बनने लगी है और अब जो है वो दिल्ली में बैठक के बाद कुछ नाम भी सामने आए हैं। उन नामों को लेकर क्या कुछ जानकारी है आपके पास, नौशाद? सकते हैं कि लोकसभा का चुनाव है। चुनाव को लेकर के बीजेपी बहुत पहले से ही तैयारी कर चुकी थी और ऐसे में कह सकते हैं कि चार ऐसे नाम है जो चार नाम उन्होंने अपने कल की बैठक में प्रस्ताव पर रखा था और इसमें कह सकते हैं कि उस पर केंद्र के जो नेतृत्व है उस पर अभी मुहर नहीं लगाई है बल्कि विचार कर रही है। हम कह सकते हैं कि झारखंड में 14 लोकसभा सीट है और ऐसे में संगठन के दल से जुड़े कई कई लोग जो वहां पे विभिन्न क्षेत्रों में जाकर के जो लोकसभा का क्षेत्र है उन क्षेत्रों में जाकर के लोगों से रायशुमारी कर रहे हैं और रायशुमारी के बाद लोगों ने उन उम्मीदवारों का नाम अपनी सूची में दर्ज कर रहे हैं। और ऐसे में कह सकते हैं कि जब लोकसभा का जो चयन समिति है जब उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा तो उन सूचियों को उन्हें सौंपने का काम करेंगे और आने वाले जो लोकसभा का चुनाव है उन चुनाव में 14 जो लोकसभा सीट है झारखंड में वैसे लोगों को उम्मीदवार घोषित करेंगे। फिलहाल रायशुमारी अभी जारी है और झारखंड के विभिन्न लोकसभा क्षेत्रों में और कुछ ऐसे टीम है जो जिले में भी काम ऐसे कर रही है ताकि लोगों से जो रायशुमारी मिल रही है, जो कार्यकर्ताओं का जो रुझान जो मिल रहा है वो सभी रुझान को अपने कलमबद्ध कर रहे हैं और कलमबद्ध करने के बाद ये सभी सूची को केंद्र जो कमेटी में जो लोग शामिल है उनके पास भेजने का काम कर रहे हैं। और ऐसे में कह सकते हैं कि बीजेपी बहुत पहले से ही रायशुमारी काम शुरू कर चुकी थी, बस उस पर अमली जमा पहनाना बाकी है। और कुछ ही दिनों में जब लोकसभा का चुनाव का दंगल या डंक बजेगा या झुनझुना जब बज जाएगा तो ऐसे में कह सकते हैं कि जब उम्मीदवारों की सूची जब जारी की जाएगी तो कहीं ना कहीं ये रायशुमारी का जो सूची भेजा गया है उसमें उस उम्मीदवारों को सूची में लिस्ट में शामिल किया जा सकता है। रेखा, बिल्कुल नौशाद है। चूंकि नौशाद है जिस तरीके से जिन जिन नामों का जिक्र भी अभी हम करेंगे, लेकिन खबरें ये भी आ रही है कि कुछ जो सीटिंग सांसद है उनका टिकट जो है वो कट सकता है। यानी कि जो कई ऐसे नाम है जो सामने आ रहे हैं और उसके साथ ही कई ऐसे नाम ऐसे भी सामने आ रहे हैं जो कि पहली बार लोकसभा चुनाव में किस्मत आजमाएंगे, नौशाद। जी रेखा, कह सकते हैं कि कई ऐसे नाम हैं जिन नामों पर अभी मोहर लगना बाकी है। हाँ, ये अंदर खाने से चर्चाएं जरूर बाहर निकल कर आ रही है कि किन उम्मीदवारों को यहाँ पे उस सूची में शामिल किया जा सकता है, किनके चेहरे लोकसभा के चुनाव में दिखाई पड़ने वाले। तो ऐसे तमाम वो चीज है जो पार्टी अंदर खाने से अपनी तैयारी में जुड़ चुकी है। और कह सकते हैं कि जो हम तक जो खबरें हैं इसमें 5 सांसदों की नाम शामिल है जिनके दावेदारी पर फिलहाल ग्रहण तो लगने वाला है। और ऐसे में कह सकते हैं कि उसके कई ऐसे कारण बताए जा रहे हैं और उन 5 विधायकों का नाम आने वाले लोकसभा चुनाव में जो 2024 में होना है उन विधायकों का नाम पार्टी की सूची से कट भी सकता है। तो कुछ ऐसे चेहरे हैं जिनके नाम कटेंगे, उन विधायकों को आने वाले 2025 के जो विधानसभा का चुनाव है उनमें उनके इस्तेमाल किए जा सकते हैं, उनके चेहरे को उन्हें राज्य विधानसभा के चुनाव लड़ाए जा सकते हैं। और ऐसे में कह सकते हैं कि पार्टी सिर्फ लोकसभा ही नहीं बल्कि विधानसभा पर भी काफी नजर रख रही है। और आने वाले 2029 के जो 25 में जो विधानसभा का चुनाव होंगे और जब सरकार बनेगी तो कह सकते हैं कि 2025 के विधानसभा 2024 के लोकसभा चुनाव पर दोनों चुनावों पर केंद्रीय नेतृत्व इस पर नजर रख रही है। और दोनों चुनाव को लेकर के पार्टी के जो विभिन्न संगठन से जुड़े हुए जो लोग हैं जो जिले में जा रहे हैं उन्हें ये मानना है कि अगर उन उम्मीदवारों के फिलहाल लोकसभा से अगर नाम कटते हैं तो उन्हें विधानसभा के चुनाव में उनके चेहरे को आजमाया जा सकता है। रेखा, यानी कि अगर लोकसभा में जो सीटिंग सांसद हैं उनके नाम कटते हैं तो विधानसभा चुनाव में उन्हें मौका मिल सकता है। नौशाद, मैं चाहूंगी कि जो लिस्ट इस वक्त आपके पास है, जो 14 लोकसभा सीटें हैं, उनमें जिन लोगों के नाम जो है वो चल रहे हैं, एक बार दर्शकों को वो भी आप बताने की कोशिश करिए।
जी, रेखा हम कह सकते हैं कि 14 लोकसभा सीटों पर 3-4 ऐसे नाम हैं जो भेजे गए हैं, जिनका अभी हम खुलासा नहीं कर सकते क्योंकि पार्टी के अंदर की बात है और सिर्फ़ मुझे सूची मिली है उनके नामों की जो उस पे मुहर नहीं लगा सकते, लेकिन हम कह सकते हैं कि 4 ऐसे नाम हैं जिनकी नाम का प्रस्ताव बना कर के राज्य की तरफ से केंद्रीय नेतृत्व को भेजा जा चुका है। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो फिलहाल लोहरदगा की हम बात करेंगे। लोहरदगा से जो है सुदर्शन भगत अभी वहां पे वर्तमान में वो सांसद भी है, लेकिन इनके जगह पर आशा लकड़ा या दिनेश उरांव या अरुण उरांव को लड़ाया जा सकता है। यानी कह सकते हैं कि जिस तरह से बीजेपी ने आशा लकड़ा को काफी अहम जिम्मेवारी दी है, एक महिला भी है और रांची निवर्तमान मेयर भी है, तो ऐसे में कह सकते हैं कि लगातार उन्हें विधानसभा के चुनाव में 3-4 राज्यों में जो हुए हैं उन्हें उनकी प्रभारी की जिम्मेवारी भी सौंपी गई थी। तो कह सकते हैं कि एक बड़े नाम, एक बड़े चेहरे लोहरदगा से आशा लकड़ा का आ रहा है और ऐसे में ये साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि सुदर्शन बिल्कुल नौशाद, तो चूंकि कई मुझे कई लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, आपकी आवाज़ जो है वो नहीं मिल पा रही है नौशाद। चूंकि अलग अलग जो 14 लोकसभा की सीटें हैं उनमें चर्चा ये चल रही है कि जिन सांसदों के टिकट कटेंगे उनको जो है वो विधानसभा में मौका मिल सकता है। हालांकि 2024 का लोकसभा चुनाव काफ़ी दिलचस्प इसलिए भी है चूंकि नरेंद्र मोदी जो है वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं और उनके चेहरे पर एक बार फिर से बीजेपी जो है वो अपनी किस्मत आजमाने जा रही है। हालांकि ये चुनाव आसान भले ही नजर आ रहा है लेकिन आसान नहीं है, चूंकि जिस तरीके से विपक्ष भी अपनी रणनीति में लगा हुआ है। और अब जो है झारखंड की अगर 14 सीटों की हम बात करें तो ये 14 सीटें इसलिए भी दिलचस्प हो जाती है चूंकि 14 सीटों पर इस बार जीत हासिल करने के लिए बीजेपी हर एक कोशिश में लगी हुई है और इसको लेकर बीजेपी की ओर से कई तरह के कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं ताकि 14 की 14 लोकसभा सीटें जो है वो बीजेपी के खाते में आ सके। और अब जो कि एक सीट जो कि जिस पर कांग्रेस का कब्जा था, गीता कोड़ा, अब वो बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं। तो ऐसे में अब एक उम्मीद और बढ़ चुकी है कि अब वो सीट भी जो है वो बीजेपी के पाले में आ सकती है। भले ही कांग्रेस पार्टी ये कहे कि चाईबासा जो है वो उसकी अपनी सीट है, अगर गीता कोड़ा पार्टी से हट करके दूसरे दल में गई हैं तो इसका फायदा उन्हें नहीं मिलेगा चूंकि कांग्रेस की पार्टी की ही वो सीट है। इस पर तो हम चर्चा करेंगे लेकिन एक बार फिर से उन 14 लोकसभा की सीटों पर ही हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे नौशाद, चूंकि दर्शक जो है वो भी जानना यही चाहते हैं कि किन नामों को लेकर के चर्चा हो रही है। चूंकि नाम तो अंतिम फैसला जो है वो केंद्रीय आला कमान ही करेंगे बीजेपी का, लेकिन जो नामों की चर्चा हो रही है उस पर जरूर आप विस्तार से दर्शकों को बताइए नौशाद। जी, रेखा हम कह सकते हैं कि हमने सुदर्शन भगत का नाम लिया था और वहां पे फिलहाल वो सुदर्शन भगत वहां के सांसद है लोहरदगा का और ऐसे में कह सकते हैं कि आशा लकड़ा जो रांची का निवर्तमान मेयर है उनकी जो काफी नजदीकी रहा है केंद्रीय नेताओं से और ऐसे में लग रहा है कि आशा लकड़ा लोहरदगा से उम्मीदवार हो सकते हैं। दूसरे हम बात करेंगे चाईबासा का, क्योंकि हाल ही में आपने देखा कि कांग्रेस की जो सांसद है गीता कोड़ा लगातार 4 वर्षों से वो फिलहाल 5 वर्षों से वो अचानक कांग्रेस की सांसद रही है, 2 बार वो विधायक भी रह चुकी है, लेकिन ऐसे में क्या नाराजगी हुई पार्टी अंदर के खाने से, उसके बाद अचानक उनका 2 दिन पहले मन बदलता है और सीधे वो बीजेपी का दामन थामती है और अब वो बीजेपी का पार्टी में शामिल हो गई। तो कह सकते हैं कि वर्तमान में वो सांसद भी है चाईबासा से और ऐसे में अगर वो पार्टी में शामिल उनको किया गया है तो कहीं ना कहीं पार्टी ने उन्हें इस शब्दों को इस कह करके बुलाया गया है कि आप उन्हें अपने साथ आए, हम आपको उस जिम्मेवारी देंगे। यानी कह सकते हैं कि गीता कोड़ा का वहां पे जो सीट है वो लगभग तय है, लेकिन फिलहाल अगर हम चाईबासा की बात करेंगे तो वहां पर जेबी तुबिद का नाम सामने आ रहा है जो एक प्रशासनिक पदाधिकारी भी रह चुके हैं झारखंड में और ऐसे में उनका भी भाजपा नेताओं से केंद्रीय नेतृत्व से काफी नजदीकी रहा और एक अनुभव भी है उनके पास, राज्य को चलाने का एक अनुभव भी है, प्रशासनिक स्तर पर उन्होंने कई अहम पदों पर रह चुके हैं। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि पहले तो उनका ये उम्मीद लगभग ये तय हो रहा था कि जेबी तुबिद कंफर्म हो चुके हैं, वहां से चाईबासा से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन जब चाईबासा की सीट पर जब कोला फैक्टर वहां पर आकर के बैठ गई है तो अब ये उनका जो आशाएं हैं अब वो निराशाएं में बदल जाएगी
क्योंकि मधु कोड़ा ने इस वादे के साथ आया है कि जब तक उनकी पत्नी को टिकट नहीं मिलेगा तब तक गीता कोड़ा भाजपा में शामिल नहीं हो सकती है। तो पार्टी ने उन्हें आश्वासन किया है कि आप आए, मुझे टिकट पार्टी उन्हें देगी, तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि चाईबासा में एक बार फिर से भाजपा के जो उम्मीदवार हो सकती है वो गीता कोड़ा ही आपको नजर आने वाली है। अब दूसरी हम बात करेंगे जयंत सिन्हा हजारीबाग की। हजारीबाग में पिछले जयंत सिन्हा है जो है वो एक आप पता ही है कि किनके पुत्र हैं। पिछले सरकार में उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं देश के। तो ऐसे में कह सकते हैं कि जयंत सिन्हा नागरिक उड्डयन मंत्री भी है रह चुके हैं। तो कह सकते हैं कि केंद्र में उनके एक अलग जिम्मेवारी भी दी गई है। और ऐसे में जयंत सिन्हा के पिछले 5 साल से बीजेपी का कमान हजारीबाग से संभाल रहे हैं। लेकिन निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि जो लोगों को राजकुमारी के बाद जो पत्र भेजा गया, इसमें कहीं ना कहीं जयंत सिन्हा पहला ऐसा नाम है जिनका पत्ता हजारीबाग के लोकसभा सीट से कट सकता है, क्योंकि उनके नाम पर भी राजकुमारी की जा रही है, उनके नाम पर भी नाम हटने के पीछे चर्चा चल रही है। तो जयंत सिन्हा अगर हजारीबाग से बीजेपी को उम्मीदवार नहीं होते हैं तो क्या बीजेपी किसे वहां पे उम्मीदवार बना सकते हैं? तो सबसे पहला नाम आता है कि हजारीबाग से पिछले 10 वर्षों से लगातार विधायक भी है, मनीष जायसवाल की बात करेंगे तो मनीष जायसवाल ही एक ऐसा चेहरा है जो जयंत सिन्हा का कॉम्पिटिटिव में खड़े हो सकते हैं। तो मनीष जायसवाल अगर नहीं होते हैं तो जयंत सिन्हा है, या जयंत सिन्हा है तो फिर मनीष जायसवाल, यही दो ऐसे नाम है जो हजारीबाग से सामने आ रहे हैं। सिन्हा को देखें तो जयंत सिन्हा जो है 2014 में जब मोदी जी की सरकार आई थी उस वक्त उन्हें केंद्रीय मंत्री पद पर भी रखा गया था, लेकिन वही 2019 में उन्हें मंत्री पद नहीं मिला था, जिसके बाद से कई तरह की चर्चा हो रही थी। और जिस तरीके से उनके पिता अक्सर ही पार्टी के खिलाफ बयानबाजी करते थे तो उस वक्त चर्चा ये भी थी कि इसी वजह से जो है वो उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल मोदी मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया था। तो ऐसे में अब जब खबरें उनके सामने ये भी आ रही है कि इस बार जो है उनका पत्ता कट सकता है और उनकी जगह मनीष जायसवाल को मौका मिल सकता है, जो कि फिलहाल विधायक है हजारीबाग से। नौशाद जी रेखा, हम कह सकते हैं कि मनीष जायसवाल विधायक हजारीबाग से बीजेपी के, और कह सकते हैं पिछले 2 टर्म से विधायक भी है। और ऐसे में कह सकते हैं कि जिस तरह से मनीष जायसवाल ने लोगों को मुद्दे के साथ उन्होंने राजनीति किया है, लोगों के साथ खड़े रहकर उन्होंने अपनी आवाज को बुलंद की है, जनता की आवाज को बुलंद की है। तो ऐसे में जिस तरह से एक्टिव मनीष जायसवाल दिखते हैं तो कहीं ना कहीं जयंत सिन्हा का इस बार कहीं ना कहीं हजारीबाग लोकसभा सीट से नाम कट सकता है। तीसरा अगर हम बात करेंगे तो राजमहल एक बड़ा सीट माना जा रहा है। इस यहाँ पे फिलहाल अगर हम बात कर सकते हैं तो राजमहल में अभी जेएमएम के कोटे से है, वहां पे विजय हांसदा वर्तमान में अभी सांसद है, जेएमएम के कोटे में है, जेएमएम के पास वो सीट। लेकिन अगर बीजेपी अगर वहां पे जो कार्ड अगर खेल सकती है तो पहला नाम आता है ताला मरांडी का, दूसरा नाम आता है बाबू धान मुर्मू का, तीसरा नाम आता है मिस्त्री सोरेन का और चौथा नाम आता है शिल्पा रानी हेम्ब्रम का। तो कह सकते हैं कि ताला मरांडी का नाम इसलिए मैं ले रहा हूं कि ताला मरांडी बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। लगातार उन्होंने संगठन से जुड़कर कई ऐसे काम किए हैं, लगातार उन्होंने प्रदेश में पार्टी को आगे बढ़ाने का काम कर चुके हैं। तो ऐसे में इस बार पूरा उम्मीद जताया जा रहा है कि राजमहल से अगर कोई उम्मीदवार हो सकता है बीजेपी का लोकसभा का तो ताला मरांडी पर पार्टी मोहर लगा सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें अगर व्यवधान डालने का अगर कोई उम्मीदवार अगर काम करेगा तो वह है मिस्त्री सोरेन, क्योंकि पिछले बार मिस्त्री सोरेन ने विजय हांसदा को कड़ी टक्कर दी थी। और ऐसे में कह सकते हैं कि विजय हांसदा मिस्त्री सोरेन के बीच जो टक्कर देखा था, और ऐसे में एक बार फिर पार्टी उस पर गेम खेल सकती। आपने विजय हांसदा का जिक्र किया जो कि वहां से सिटिंग सांसद है, तो ऐसे में बीजेपी के लिए काफी चुनौती है इस सीट पर जीत हासिल करना, क्योंकि बीजेपी भले ही ये कह रही है कि इस बार की 14 सीटें जो है वो अपने नाम करेगी, लेकिन अगर राजमहल की हम खासतौर पे बात करें तो इस सीट पर जीत हासिल करना बीजेपी के लिए काफी मुश्किल भी है। नौशाद देखिए रेखा, हम कह सकते हैं कि राजमहल एक ऐसा सीट है जहां पे संथाल बहुल इलाका पड़ता है और वहां पे आदिवासी बहुल इलाका है। वहां पे गुरुजी का एक अपना वर्चस्व है। गुरुजी लगातार उन क्षेत्रों में काफी वर्षों तक काम किया है। गुरुजी के साथ साथ उनके जो पुत्र हैं हेमंत सोरेन, उन्होंने भी उन क्षेत्रों में जाकर के वहां का स्थानीय समस्याओं को लोगों को
काम करने का काम किया है, उन्हें उनकी समस्याओं को दूर करने का काम किया। तो ऐसे में कह सकते हैं कि लगातार वो जेएमएम के कोटे से वहां पे रहा है और जेएमएम का अपना एक प्रभाव वहां पे उन क्षेत्रों में देखा गया है। तो ऐसे में कड़ी टक्कर अगर देख सकते हैं पूरे झारखंड में, तो राजमहल में देखने को मिल सकता है, क्योंकि वर्तमान में राजमहल के जो सांसद है वो जेएमएम के कोटे से विजय हांसदा है। और निश्चित तौर पर पार्टी ये चाह रही है कि जिस तरह से हेमंत सोरेन के साथ अभी हाल में ईडी का मामला छाया रहा है, हेमंत सोरेन के साथ अभी हाल में जिस तरह से सरकार में उन्होंने बेदखल करके उन्हें जेल भेजा गया, फिर उनके जगह पर चंपई सोरेन अभी कमान संभाले, तो ऐसे में कह सकते हैं कि जो आदिवासी क्षेत्र होगा वहां पे कहीं ना कहीं उन आदिवासियों का जो चेहरा होगा, उस सिंपैथिक जो होगा, वो कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन और गुरुजी के साथ जुड़ा होगा। तो ऐसे में कह सकते हैं कि जिस तरह से बीजेपी लगातार कह रही है कि अब की बार मोदी सरकार या अब की बार बीजेपी सरकार, तो ऐसे में उनका जो मिशन है, इस मिशन में कहीं ना कहीं जोर आजमाइश करने की जरूरत है। और फिलहाल पूरे झारखंड में जिस तरह से अब हेमंत सोरेन को लेकर के कहीं झुकेगा नहीं, ऐसे कई शब्द जब देखे जा रहे हैं, पूरा आदिवासी जो समूह है, पूरा आदिवासी जो समाज है, उस सड़कों पर उतर करके हेमंत सोरेन के लिए वो आंदोलन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बड़ा दिलचस्प होने जा रहा है ये लोकसभा चुनाव और लोकसभा के बाद विधानसभा चुनाव। ऐसे में जिस तरह से बीजेपी दम भर रही है कि 14 के 14 सीट हम बीजेपी अपने कब्जे में करेगी, तो थोड़ा मुश्किल होने वाला है रेखा, क्योंकि अब मुश्किलें सामने दिख रही है कि जिस तरह से हेमंत सोरेन को जेल भेजा गया, अब जो आदिवासी जो समूह है वो हेमंत सोरेन के पक्ष में खड़े होते नजर रहे। तो ऐसे में कह सकते हैं कि राजमहल का सीट काफी टक्कर, कांटे की टक्कर आपको देखने को मिल सकता है। दूसरी हम बात करेंगे चतरा की। चतरा लोकसभा जो है, वर्तमान में वहां पे सुनील सिंह सांसद है और ऐसे में कह सकते हैं कि पिछले 2 टर्म से वहां पे वो सांसद रह चुके हैं। अगर पिछले बात की करें, पिछले आंकड़े की बात करें, तो वहां पे नागमणि भी सांसद हुआ करते थे। तो ऐसे में सुनील सिंह को लेकर के कहीं ना कहीं जितना एक्टिव सुनील सिंह को होना चाहिए था क्षेत्र में, अब उनकी एक्टिव नहीं दिख रही है, उनकी अब राजनीति उतना धारदार नहीं दिख रही है। तो ऐसे में अगर दूसरा नाम अगर कटता है तो दूसरा नाम सुनील सिंह का आता है। और सुनील सिंह अगर यहाँ पे हटते हैं तो योगेंद्र प्रताप लगातार वो बीजेपी में रह करके पार्टी स्तर पर, प्रदेश स्तर पर लगातार वो अपने संघर्षों को काम कर रहे हैं, पार्टी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और ऐसे में योगेंद्र प्रताप काफी प्रबल दावेदार माने जाते हैं। तो अगर सुनील सिंह का नाम चतरा से हटता है तो योगेंद्र प्रताप का नाम सबसे पहले सामने आएगा। तीसरा अगर हम बात करेंगे खूंटी सा, खूंटी का इसलिए बात करेंगे कि खूंटी से अभी वर्तमान में अर्जुन मुंडा केंद्र में मंत्री भी है, वर्तमान में सांसद भी है। और ऐसे में कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा, एक अहम जिम्मेवारी निभा रहे हैं और कह सकते हैं कि झारखंड का उन्होंने प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो ऐसे में कह सकते हैं कि इस बार खूंटी का जो सीट होगा काफी महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि खूंटी एक ट्राइबल इलाका है और वहां पे जिस तरह से भगवान बिरसा मुंडा की धरती माना जाता है, और वहां पे लगातार पिछले खूंटी से कड़िया मुंडा भी वहां से राजनीति किया करते थे। अब जब कड़िया मुंडा की राजनीति समाप्त हो गई है, तो अब ऐसे में अर्जुन मुंडा वहां का कमान संभाले, तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं खूंटी का सीट भी काफी कांटे की टक्कर होने जा रही है। और ऐसे में कह सकते हैं कि अगर अर्जुन मुंडा का नाम तो नहीं कर सकता है, लेकिन अर्जुन मुंडा के साथ किनके नाम सामने आ रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि नीलकंठ मुंडा और जगन्नाथ मुंडा, ये 2 नाम ऐसे सामने हैं जो कहीं ना कहीं अर्जुन मुंडा को टक्कर दे रही है कि इस बार अर्जुन मुंडा का नाम काट करके जगन्नाथ मुंडा को आगे बढ़ाया जाए या नीलकंठ मुंडा को आगे बढ़ाया जाए। क्योंकि ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि 4 राज्यों में जब चुनाव हुए और 3 राज्यों में जब बीजेपी ने वहां पे सरकार बनाने का काम किया, तो कहीं ना कहीं बिना चेहरे के उन्होंने चुनाव लड़ा, क्योंकि बीजेपी कहीं भी चुनाव राज्यसभा विधानसभा का लड़ती है तो वहां चेहरे नहीं होते मुख्यमंत्री के। सीट है खूंटी का आप जिक्र कर रहे हैं और उसे आप विस्तार से दर्शकों को बता भी रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा सवाल ये है नौशाद, चूंकि अर्जुन मुंडा को जिस तरीके से खूंटी से सांसद बनाया गया और उसके बाद जिस तरीके से केंद्र में उन्हें जिम्मेदारियां मिली, फिलहाल वो केंद्रीय मंत्री भी हैं, तो ऐसे में अर्जुन मुंडा की सीट जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। और जिन 2 नामों का भी आपने जिक्र किया, ये 2 नाम भी काफ़ी कद्दावर नेता हैं जिनके नाम की चर्चा पिछली बार भी चली थी, लेकिन उस वक्त अर्जुन मुंडा ने जो है इन्हें मात देकर वो आगे बढ़े थे। तो क्या इस बार भी कुछ ऐसा ही होगा?
देखिए, अर्जुन मुंडा एक ऐसे नेता है जो पार्टी स्तर पर काफ़ी अपना पकड़ बनाए हुए हैं और केंद्रीय नेतृत्व में उनको शामिल किया गया है। युवा चेहरा भी है, काफ़ी जानकार है। हुँ, उन्होंने राज्य का कमान भी सँभाला है, मुख्यमंत्री भी रहे और एक समय था जब अर्जुन मुंडा खुद अपने स्तर से लोगों को टिकट बाँटने में सहयोग करते थे। यानी जब जो नाम का प्रस्ताव जो जाता था, उसमें अर्जुन मुंडा से सहमति ली जाती थी। तो ऐसे में कह सकते हैं कि इस बार एक ही सूरत से अर्जुन मुंडा को दरकिनार किया पार्टी कर सकती है, वो सूरत है राज्य की मुख्यमंत्री का। वही चर्चा मैं कर रहा था कि जिस तरह से बीजेपी ने 3 राज्यों में सरकार बनाने का काम किया और पार्टी एक अपने मिशन से चलती है, सिर्फ एक ही नाम है, वो मोदी का नाम, सिर्फ प्रधानमंत्री के नाम पे वो चुनाव लड़ती है। मुख्यमंत्री के चेहरे के नाम पे अभी तक बीजेपी ने चुनाव नहीं लड़ा है और ऐसे में कह सकते हैं कि अगर 2025 में चुनाव लड़ती है बीजेपी और सत्ता में आती है, तो ऐसे में 2025 में हो सकता है कि अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं। लेकिन फिलहाल 2025 से पहले 2024 का चुनाव है। चूंकि अगर हम अभी के जो 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए अगर उनका जिक्र करें तो उन तीनों ही राज्यों में किसी चेहरे पर बीजेपी पार्टी ने चुनाव नहीं लड़ा। वहां पर नरेंद्र मोदी ने अपने नाम पर ही चुनाव लड़ा और उसके बाद जो और फिर जो नाम मुख्यमंत्री के तौर पर सामने आए वो सभी को काफी चौंका रहे थे। तो ऐसे में मुझे लगता है कि ये थोड़ी जल्दबाजी हो जाएगी अगर अर्जुन मुंडा के नाम के प्रिडिक्शन पर हम इस तरीके से बात करें तो। मैं वही कर रहा कि 2024 में चुनाव लोकसभा का है और 1 साल बाद विधानसभा का चुनाव, तो ऐसे सिचुएशन में अर्जुन मुंडा को पार्टी आराम नहीं दे सकती है। इसलिए इस खूंटी लोकसभा सीट से अर्जुन मुंडा मुख्य दावेदार हो सकते हैं और कहीं ना कहीं अर्जुन मुंडा ही खूंटी से चुनाव लड़ेंगे। तीसरा हम बात करेंगे पलामू से। पलामू से मनोज भूंइया की हम बात करें, मनोज भूंइया और जवाहर पासवान। तीसरा है बीडी राम। आपने देखा कि बीडी राम झारखंड में डीजीपी रह चुके हैं और ऐसे में बीडी राम सांसद भी है। तो कहीं ना कहीं एक प्रशासनिक अधिकारी होने के नाते उनकी जो पिछले और जो अनुभव रहा है, राजनीति अनुभव रहा है, वो पार्टी को ना लाभ मिल सका है, ना वहां पे स्थानीय लोगों को लाभ मिल सका। तो ऐसे में कह सकते हैं कि पलामू सीट कहीं ना कहीं पार्टी फेरबदल कर सकती है और बीडी राम के इस बार नाम को पीछे करके वहां पे मनोज भूंइया को आगे ला सकती है या फिर जवाहर पासवान को आगे ला सकता है, क्योंकि वो इलाका थोड़ा सा एसटी के साथ साथ एससी इलाका पड़ता है और ऐसे में कह सकते हैं कि वहां पे मनोज भूंइया एक कद्दावर नेता के रूप में माने जाते हैं। पिछले बार जब बीडी राम को आगे किया गया था तो ही मनोज भूंइया और जवाहर पासवान को पीछे रख करके बीडी राम को इसलिए लाया गया था क्योंकि राज्य में उन्होंने डीजीपी का पद संभाला था, काफी अनुभव रहा था बीजेपी के साथ। जब शासन में थी तो डीजीपी जो थे वो बीडी ही राम थे अर्जुन मुंडा के साथ, अगर हम बात करें तो ऐसे में काफी नजदीकी था अर्जुन मुंडा के साथ। इसे लेकर के जब बीडी राम जब रिटायर हो गए, तब उन्होंने राजनीति में आना शुरुआत किया तो उन्होंने टिकट लिया और उनको टिकट तुरंत पलामू से मिला गया और उन्होंने चुनाव भी जीता। तो ऐसे में कह सकते हैं कि इस बार पलामू का जो सीट है लोकसभा के लिए बीडी राम इस बार पीछे आ सकते हैं और मनोज भूंइया को पार्टी आगे ला सकती है। तीसरा हम बात करेंगे और सबसे प्रमुख बात करेंगे वो है रांची का, क्योंकि रांची में प्रदीप वर्मा एक काफी कद्दावर नेता माने जा रहे हैं और फिलहाल हम बात करेंगे कि वर्तमान में संजय सेठ वहां के सांसद है और संजय सेठ से लोग नाराज तो नहीं है क्योंकि पार्टी में सभी तरह से अपने राजनीति कर रहे हैं। कई गुट ऐसे हर पार्टी में आपको देखने को मिल सकता है, तो रांची में भी कई ऐसे गुट नजर आते हैं जो कोई गुट संजय सेठ की तरफ है, कोई गुट अगर हम बात करेंगे प्रदीप वर्मा की तरफ है, कोई गुट रमाकांत महतो। पिछले कई चेहरे रमाकांत महतो पिछले कई वर्षों से वो चेहरे दबे हुए थे, फिलहाल उन चेहरों को अभी प्रदेश में जगह मिली है प्रवक्ता के रूप में। तो ऐसे में कह सकते हैं कि रमाकांत अगर रांची सीट से एक सवाल ये भी रहेगा, चूंकि प्रदीप वर्मा की अगर हम बात करें तो लंबे समय से महामंत्री के पद पर वो काबिज हैं और जो भी प्रदेश अध्यक्ष फिलहाल बीजेपी की ओर से बनाए जाते हैं उनकी टीम में इन्हें एक महत्वपूर्ण पद दिया जाता है। इससे पहले दीपक प्रकाश में भी वो इसी तरीके से महामंत्री ही थे और दीपक प्रकाश की जो एक टीम थी नौशाद, उस टीम में सभी को एक मौका मिला। तो अब
अब सबको ऐसा लग रहा है कि जो रांची की सीट है वहां से प्रदीप वर्मा को मौका दिया जाएगा, क्योंकि उनकी जो पहले की जो टीमें रही हैं उन टीमों में सभी को मौका दिया गया, कोई सांसद बनाए गए तो कोई विधायक बनाए गए, तो अब ऐसा लग रहा है कि प्रदीप वर्मा का भी नाम जो है वो सामने है। लेकिन इस बीच इन सबके बीच रमाकांत महतो का भी नाम सामने आया है, जिन्हें इसी बार बाबूलाल मरांडी की टीम में प्रवक्ता की जिम्मेदारी मिली है। और इन दो कद्दावर नेताओं के बीच, यानी कि जो वहां के सिटिंग सांसद है संजय सेठ और प्रदीप वर्मा, इन दोनों के बीच रमाकांत महतो के नाम की भी चर्चा हो रही है। तो अगर रमाकांत महतो को भी अगर यहां से पार्टी टिकट देती है तो ये सभी को चौंकाने वाली बात ही होगी, क्योंकि एक ऐसे कार्यकर्ता को यहां पार्टी आगे बढ़ाने का काम करेगी जिसके बारे में लोगों ने सोचा भी नहीं था। नौशाद, देखा कह सकते हैं कि बहुत छोटा एक पार्टी के कद्दावर नेता नहीं कहेंगे रमाकांत वर्मा को, सॉरी रमाकांत को महतो को। रमाकांत महतो एक काफी छोटा स्तर से उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत की थी, और शुरुआत में काफी संजय सेठ और प्रदीप वर्मा, इन दोनों के बीच में अगर रमाकांत महतो की चर्चा हो रही है और अगर उनके नाम पर मुहर लग जाती है तो ये एक बड़ी बात हो जाएगी। नौशाद, रमाकांत महतो को एक ही सूरत पे पार्टी टिकट दे सकती है, क्योंकि महतो वोट को लेकर के रांची और सिल्ली जैसे क्षेत्रों में महतो वोट का एक अहम योगदान रहा है लोकसभा क्षेत्र में। और ऐसे में कह सकते हैं कि महतो वोट कहीं टूटे नहीं। इसी को देखते हुए पार्टी ने अगर रमाकांत महतो को टिकट देती है तो एक बड़ा कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो महतो वोट है उसे अपनी ओर खींचने का काम करेंगे। लेकिन कह सकते हैं कि सिटिंग अभी एमपी है संजय सेठ, कई ऐसे कारण है जो उनको पीछे की ओर ले जा सकता है, चाहे वह एचईसी के मामला को का बात करें या फिर कई ऐसे मामले हैं जो संजय सेठ लगातार उन्होंने मुखर रहे, लेकिन उनके काम उस तरह से झलक नहीं रहे हैं। यही वजह है कि संजय सेठ को इधर पीछे रख करके दो चेहरे पर ज्यादा पार्टी फोकस कर रही है। पहला चेहरा है प्रदीप वर्मा, जो कद्दावर राज्य के कद्दावर नेताओं में से एक माना जाता है, बाबूलाल के काफी करीब माने जाते हैं और उनको महामंत्री की जिम्मेवारी दी गई है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से प्रदीप वर्मा एक्टिव है तो एक प्रदीप वर्मा है। दूसरा, अगर जातीय फैक्टर के रूप में अगर टिकट देने की बात करते हैं, महतो वोट को अपने ओर खींचने की बात करती है, तो रमाकांत महतो सबसे फिट बैठता है। और कहीं ना कहीं अगर रमाकांत महतो को पार्टी टिकट दे देती है तो ये चौंकाने वाली माजरा सामने आ सकता है। तीसरा हम बात करेंगे कोडरमा। कोडरमा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि अभ्रक नगरी है और कोडरमा सीट वहां से अभी वर्तमान में अन्नपूर्णा देवी सांसद है। और केंद्र में अब बात करें तो केंद्रीय राज्य शिक्षा मंत्री के एक जिम्मेवारी निभा रही है। और ऐसे में कह सकते हैं कि कोडरमा जो क्षेत्र है, एक हिस्सा कोडरमा में आता है, दो हिस्सा आप कह सकते हैं कि गिरिडीह क्षेत्र में घुसता। तो ऐसे में कह सकते हैं कोडरमा काफी महत्वपूर्ण सीट है। अगर वर्तमान पिछले बात की बात करें तो वहां पे कांग्रेस का लगातार वर्चस्व रहा है। और अगर उससे बात करें तो वहां पे प्रणव वर्मा, जो फिलहाल प्रणव वर्मा रह रहे, उनके पिता वर्मा हुआ करते थे, जब उनका तब उस सीट था जब अटल बिहारी वाजपेयी एक सीट जीत के गए थे और एक सीट कोडरमा से उनके प्रणव वर्मा के पिताजी जीत के गए थे। तो कह सकते हैं कि काफी महत्वपूर्ण सीट है क्योंकि पिछले अन्नपूर्णा देवी राजद का प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए राजद की विधायक और मंत्री पद पर रही है। 2098 से उनकी राजनीति शुरुआत हुई है, लगातार वो कई ऐसे पद पर रहे, उनका राजनीति अनुभव काफी मजबूत रहा। तो ऐसे में जब वो पार्टी में शामिल हुई और पार्टी में शामिल होने के बाद उन्होंने सांसद बना, सांसद बनते ही केंद्र में उनकी एक जिम्मेवारी दी गई है, केंद्रीय राज्य शिक्षा मंत्री के पद अभी पर मौजूद है, आसीन है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जिस तरह से नाम रविंदर राय भी नाम सामने आ रहा है। पूर्व में अन्नपूर्णा देवी से पहले रविंदर राय वहां के सांसद हुआ करते थे, राज्य कई मंत्री पद पर रहे हैं, बीजेपी अर्जुन मुंडा के साथ उन्होंने रहा है, बाबूलाल मरांडी के साथ काफी करीबी है रविंदर राय को। और पिछले चुनाव में अन्नपूर्णा देवी से पहले वही सांसद हुआ करते थे। जबकि हम बात करेंगे प्रणव वर्मा सांसद तो चुनाव लड़े हैं बाबूलाल मरांडी के साथ, जब उनका अपना पार्टी था जो ताला चाबी छाप जेवीएम से चुनाव लड़े, लेकिन वो कोई कारनामे नहीं दिखा पाए। तो ऐसे में कह सकते हैं कि प्रणव वर्मा तो नहीं, लेकिन प्रणव वर्मा के एक ही सूरत में टिकट मिल सकता है कि उनके पिता पूर्व में सांसद रह चुके हैं। लेकिन रविंदर राय वर्तमान में अभी तो नहीं, लेकिन पिछले टर्म में वो सांसद थे। तो ऐसे में कह सकते हैं कि रविंदर राय का नाम सामने आ सकता है क्योंकि जो स्थानीय जो लोग हैं, जो जब राजकुमारी हो रहा था तो कहीं ना कहीं अन्नपूर्णा देवी के अगर खिलाफ स्थानीय लोग गए होंगे, तो ऐसे में एक ही चेहरा आ सकता है वो रविंदर राय का। तो कोडरमा काफी महत्वपूर्ण, अगर अन्नपूर्णा देवी का नाम कटता है तो समझ लीजिए कि अन्नपूर्णा देवी
वो पार्टी से बगावत भी कर सकती है। हो सकता है कि किसी दूसरे दल में, जैसे पिछड़ों ने किया कि आरजेडी को छोड़ करके बीजेपी में शामिल हो गए, लोकसभा चुनाव लड़ गए, तो हो सकता है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि अन्नपूर्णा देवी एक सिटिंग सांसद है और ऐसे में कह सकते हैं कि अन्नपूर्णा देवी कोडरमा से अगले बार भी सांसद रही है, तो इस बार भी सांसद का टिकट उन्हें मिल सकता है। तीसरा बात करेंगे जमशेदपुर से। जमशेदपुर विद्युत चरण महतो, सॉरी माफ कीजिएगा, विद्युत वरण महतो और कुणाल सारंगी, अभी फिलहाल हम कह सकते हैं कि वर्तमान में विद्युत वरण महतो वहां के सांसद है। और ऐसे में कुणाल सारंगी, यानी उनके पिता कुणाल सारंगी के पिता राज्य में मंत्री भी रहे हैं और राजनीति अनुभव लेकिन युवा है, और ऐसे में कह सकते हैं कि पार्टी उन पे गेम नहीं खेल सकती। और पिछली बार वो जेएमएम का साथ छोड़कर बीजेपी में आए थे और बीजेपी ने उन्हें टिकट भी दिया था विधानसभा चुनाव में, और हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन जिस तरीके से युवाओं की नरेंद्र मोदी बात करते हैं, तो ऐसे में अगर विद्युत वरण महतो की देखें तो बीजेपी में एज फैक्टर भी जो है वो सामने आता है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो अगर एज सामने आता है तो कुणाल सारंगी यहाँ पर अगर हम देखें तो इन्हें मात दे सकते हैं, जो सिटिंग सांसद है वहां के जमशेदपुर के। सकते हैं कि विधानसभा चुनाव के लिए कुणाल सारंगी को रखा गया है, क्योंकि पिछले बार जब कुणाल सारंगी जेएमएम को छोड़ करके बीजेपी में शामिल हुए, तब उन्होंने अपने चुनाव जो विधानसभा के चुनाव वो नहीं निकल पाए। तो ऐसे में पार्टी उन पे रिस्क नहीं खेल सकती है, क्योंकि जमशेदपुर का भी क्षेत्र है महतो बहुल क्षेत्र है। और ऐसे में कह सकते हैं कि एक बार पूर्व में अगर हम बात करेंगे कि विद्युत चरण वरण महतो से पूर्व वहां पे बात करेंगे, तो वहां पे महतो ही सांसद हुआ करती थी। वो एक महिला, क्योंकि उनके पुरुष जो पति थे राज्य में उप मुख्यमंत्री रह चुके थे, तो उनको उनके जगह पर उन्हें जेएमएम ने टिकट दिया था और वो सांसद भी बनी थी। तो कह सकते हैं कि वहां पे महतो वोट है, काफी फैक्टर है। तो ऐसे में पार्टी रिस्क नहीं खेलेगी, क्योंकि पार्टी के पास दो ऑप्शन है। अगर विद्युत वरण महतो वहां पे वर्तमान में सांसद है, सिटिंग सांसद है, तो उनके साथ रिस्क नहीं खेलेगी, उनको फिर एक बार टिकट देगी, क्योंकि लोकसभा के चुनाव के बाद तुरंत विधानसभा का चुनाव होना है। और ऐसे में वहां पे जो कुणाल सारंगी है, कुणाल सारंगी को विधानसभा का सीट दे सकती है, लेकिन लोकसभा के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। अगर पार्टी फैसले लेगी तो ये पार्टी के लिए भी मुश्किल हो सकता है, और आने वाले समय में फिर बीजेपी जमशेदपुर का सीट खो भी सकती है। तो ऐसे में रिस्क नहीं लेगी। चौथा हम बात करेंगे दुमका का, काफी महत्वपूर्ण सीट माना जाता है दुमका। गुरुजी का सीट घर रहा है, गुरुजी का राजनीति की शुरुआत हुई है दुमका से। और अभी कह सकते हैं गुरुजी के दो पुत्र, बसंत सोरेन उसी क्षेत्र से विधायक है, अभी मंत्री बनाया गया। हेमंत सोरेन बरहेट से उसी क्षेत्र से आते, दुमके से आते। तो कहीं ना कहीं दुमका जो है पूरा गुरुजी का है। और ऐसे में कह सकते हैं कि जब गुरुजी पिछले बार चुनाव लड़े थे दुमका से, तो वहां पे सुनील सोरेन ने उन्हें मात दिया था, और सुनील सोरेन ने उन्हें मात दे करके ये सीट अपने पाले में किया था, अपने कब्जे में किया था। अभी शायद वो काफी चौंकाने वाले थे, चूंकि सुनील सोरेन जो थे उन्होंने अपने गुरु यानी कि शिबू सोरेन को मात दिया था और उस सीट पर उन्होंने जीत हासिल की थी। हालांकि इस बार ये चुनाव उतना आसान इस सीट पर जीतना बीजेपी के लिए नहीं होगा, चूंकि जिस तरीके से राज्य में इस वक्त माहौल देखने को मिल रहा है, और दुमका जेएमएम का गढ़ माना जाता है, और उस गढ़ में लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर भले ही जेएमएम जो है वो सिंधमारी करने से चूक जाए, लेकिन इसका परिणाम जो है वो विधानसभा में अलग ही नजर आएगा नौशाद, क्योंकि ये सीट काफी महत्वपूर्ण है। दुमका सीट की अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि जिस तरह से अभी फिलहाल की राजनीति जो देखने को मिल रही है, कि जिस तरह से करवट बदली है, इसका नाराजगी सबसे ज्यादा दुमका के क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। और दुमका में लगातार हर दिन लोग सड़क पर उतर करके हेमंत सोरेन के पक्ष में प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, गुरुजी के पक्ष में प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, और कह रहे हैं कि जिस तरह से ईडी ने हेमंत सोरेन के खिलाफ कार्रवाई की है, इसका पीछे जो कारण है वो कहीं ना कहीं बीजेपी को मान रही है। तो इस बार सुनील सोरेन के लिए काफी कांटों भरा रास्ता मिल सकता है, और ऐसे में कह सकते हैं कि इस बार बीजेपी दुमका सीट खो भी सकती है। क्योंकि आपको मैं बता दूं कि पिछले बार दुमका में जो चुनाव हुआ था, गुरुजी का चेला रहे थे सुनील सोरेन, और गुरुजी से
जब उनका नहीं पटा था तो उन्होंने बीजेपी में शामिल होकर के बीजेपी का दामन थाम को उन्होंने टिकट लिया था और कहीं न कहीं गुरु चेला के लड़ाई में ये सीट बीजेपी के पास चल गया था। तो ऐसे में कह सकते हैं कि इस बार जनता ने सबक सीखते हुए एक बार फिर से गुरुजी पर विश्वास करेगी और आने वाला जो चुनाव होगा कहीं न कहीं जेएमएम के कोटे में जा सकता है। और कह सकते हैं कि क्योंकि यहाँ पे लड़ाई है सिर्फ सुनील सोरेन ही नहीं है, बल्कि यहाँ पे लुईस मरांडी में जो पिछले विधानसभा का चुनाव उन्होंने हारी है, मंत्री रह चुकी है और ऐसे में कह सकते हैं कि लुईस मरांडी भी दुमका लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने के कोशिश कर रही है। दूसरा नाम अगर हम बात करते हैं सुनील सोरेन के बाद लुईस मरांडी, और लुईस मरांडी के बाद अगर हम बात करेंगे तो सुरेश मुर्मू का नाम सामने आता है। सुरेश मुर्मू भी काफी ये तैयारी कर रहे हैं कि अगर पार्टी उन्हें टिकट देती है तो वो भी लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। चौथा अगर नाम अगर किसी का सामने आ रहा है तो परितोष सोरेन का नाम सामने आ रहा है। परितोष सोरेन एक ऐसा चेहरा है जो फिलहाल दुमका के राजनीति में तो दिखता है, दुमका के छोटे-छोटे कार्यक्रमों में वो शामिल हो चुके हैं, लेकिन राज्य में उतने बड़े चेहरे परितोष सोरेन नहीं है जो पार्टी उस पर खेला खेल सकती है। फिलहाल अगर लुईस मरांडी सामने आ रही है तो पार्टी उन्हें रोक सकती है, क्योंकि लुईस मरांडी को विधानसभा के लिए उन्हें रख सकती है और लुईस मरांडी हमेशा विधानसभा चुनाव लड़ी है। पिछली बार उन्होंने चुनाव भले हार गई है लेकिन उससे पहले चुनाव जीती थी और मंत्री भी थी। तो ऐसे में कह सकते हैं कि सुनील सोरेन ही दुमका क्षेत्र से लोकसभा को उम्मीदवार होंगे और कहीं ना कहीं जिस बार पिछले बार चौंकाने वाला रिजल्ट अचानक पता चलता है लोगों को कि सुनील सोरेन गुरुजी को हरा दिए, शिबू सोरेन को हरा दिए, इस बार कहीं ना कहीं वो पलटी मार सकते हैं, वहां की जनता पलटी मार सकती है और आने वाले समय में जब चुनाव होगा तो कहीं ना कहीं जेएमएम को लेकर के एक जेएमएम ने एक महा अभियान चला रखा है। इसका नुकसान, हालांकि हम इस पर मुहर नहीं लगाएंगे क्योंकि मोदी जो लहर होती है मोदी लहर अलग होती है, लेकिन अगर झारखंड के परिप्रेक्ष्य में चीजों को देखा जाए तो झारखंड में हेमंत सोरेन की तरफ जिस तरीके से जनता का सिंपैथी नजर आ रहा है, ऐसे में इसका खामियाजा इस सीट पर इस बार हो सकता है कि बीजेपी को उठाना पड़े और अपनी सीटिंग जो यहाँ के सांसद हैं उन्हें भले यहाँ पे हार का भी सामना करना पड़ सकता है। हालांकि ये जो प्रिडिक्शन है वो हम लगा रहे हैं, खबरें जिस तरीके से नौशाद आ रही हैं। जी, कह सकते हैं कि काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, ये जो दुमका सीट है काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ऐसे में लोग अभी से ही वहां पे चुनावी मूड में देख रहे हैं और कहीं ना कहीं जिस तरह से हालिया में झारखंड में राजनीति देखी गई है, इसका कहीं ना कहीं पटाक्षेप वहां की जनता करेगी और आने वाले लोकसभा के चुनाव में कहीं ना कहीं वहां के परिणाम आपको बदलते हुए नजर आएंगे। रेखा, तीसरी अगर हम बात करेंगे तो धनबाद की बात करेंगे। रेखा, धनबाद में काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि पीएन सिंह वहां पे लगातार पिछले 2 टर्म से वो सांसद है, क्योंकि पिछले बार और उससे पहले वहां के विधायक रह चुके। तो ऐसे में कह सकते हैं कि अब उनका चेहरा बुजुर्ग हो गया है और बुजुर्ग होने के नाते उन्होंने कई ऐसे काम किए हैं, जनता के बीच में थोड़ा उनका जो जाना है थोड़ा कम हो गया। ऐसे में पार्टी अब युवा चेहरा को आगे लाना चाहती है, पार्टी अब नए लोगों को की बात करें तो धनबाद सीट में उस वक्त भी उनकी सीट को लेकर के संशय बना हुआ था कि उनके एज को देखते हुए पार्टी उनका टिकट काट सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पीएन सिंह एक काफी कद्दावर और बड़े नेता हैं और उनके टिकट को लेकर पिछले बार भी ऐसी खबरें सामने आई थी और एज का ही हवाला दिया गया था और इस बार भी ऐसी ही खबरें सामने आ रही है। तो क्या इस बार भी फिर से वो उन तमाम अटकलों पर विराम देते हुए इस टिकट को अपने नाम करेंगे? देखिए रखा, उम्र का तजादा, उम्र जितना बढ़ता है राजनीति एक्सपीरियंस उतनी बढ़ जाती है, इसलिए उम्र राजनीति में फैक्टर नहीं होता है बल्कि अनुभव। अगर बुजुर्ग व्यक्ति राजनीति में शामिल रहते हैं तो उसका अनुभव पार्टी को लाभ मिलता है। कह सकते हैं कि पिछले चुनाव में कांग्रेस से कृति आजाद जो क्रिकेटर है, उन्होंने उनका सामना हुआ था और कृति आजाद जब उनको एक बुजुर्ग व्यक्ति के, उनसे काफी यंग है कृति आजाद, जब वो उनके टक्कर में शामिल हुए थे लग रहा था कि काफी यंगेस्ट है कृति आजाद, उनको अच्छा से टक्कर दे पाएंगे, लोगों को अपने ओर आकर्षित कर सकते हैं। एक क्रिकेटर रह चुके हैं, काफी उनके पिता भी कई राजनीति का लाभ मिल सकता है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि पीएन सिंह ने कृति आजाद को हराते हुए कहीं ना कहीं ये सीट अपने नाम किया था और ऐसे में जिस तरह से आपने कहा कि काफी बुजुर्ग हो गए हैं लेकिन फिर भी अगले बार पार्टी ने उन्हीं के नाम पर दाव खेला था,
तो ये हो सकता है रेखा, क्योंकि जितना लोग बुजुर्ग होते हैं अनुभव उतना मिलता है, और अगर अनुभव व्यक्ति पार्टी में शामिल रहते हैं तो उसका अनुभव उसके नीचे वाला व्यक्ति को मिलता है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि पार्टी दाव खेल भी सकती है और पार्टी नए चेहरे ला भी सकती है, कि जिस तरह से पीएन सिंह अपना वहां पे एक वर्चस्व बनाया है, कार्यकर्ताओं में अपनी पकड़ बनाई है। ऐसे में कह सकते हैं कि अगर पीएन सिंह को धनबाद से टिकट नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं पार्टी को कार्यकर्ताओं से नाराजगी भी देखने को मिल सकती है। लेकिन पार्टी कार्यकर्ताओं को नाराज अगर नहीं करना चाहती है तो पीएन सिंह को टिकट देगी। अब अगर हम बात करते हैं पीएन सिंह नहीं तो और कौन, अगर हम बात करें वहां पे राज सिन्हा की बात कर सकते हैं, जो वर्तमान में अभी विधायक है धनबाद के, तो राज सिन्हा भी हो सकते हैं। दूसरा अगर हम बात करें कि धनबाद उन्हीं का क्षेत्र बगल में पड़ता है, क्योंकि लोकसभा जिस व्यक्ति के नाम लेने जा रहे हैं उनका भी लोग वर्तमान में अभी विधायक है, लेकिन उनका धनबाद सीट पड़ता है लोकसभा में, वो है विरंची नारायण। विरंची नारायण का इसलिए हम नाम ले रहे हैं कि विरंची नारायण को भी कहीं ना कहीं जिस तरह से पार्टी ने भी सम्मान देने का काम किया है, पार्टी ने भी आगे बढ़ाने का काम किया है। एक मजबूत दावेदार के तौर पर वो भी उभर करके सामने आ रहे हैं धनबाद से, यानी कि ये 3 नाम जो है वो महत्वपूर्ण है धनबाद में नौशाद सामने आ सकते हैं। तीसरा अगर हम बात करें, क्योंकि आपने देखा कि जिस तरह से बाबूलाल मरांडी ने नई टीम का गठन किया, नई टीम में कई ऐसे चेहरे सामने आए हैं। एक नाम गणेश मिश्रा का भी आ रहा है, गणेश मिश्रा का भी नाम सामने आ रहा है। तो कह सकते हैं जिस तरह से प्रदेश में उन्हें मंत्री बनाया गया है, तो गणेश मिश्रा भी काफी अनुभवी नेता रह चुके हैं। ऐसे में कह सकते हैं कि गणेश मिश्रा का भी नाम जिस तरह से अंदर खाने से चल रहा है, तो हो सकता है कि पीएन सिंह के बाद गणेश मिश्रा, विरंची नारायण, राज सिन्हा पर नहीं खेल सकती है, इसलिए नहीं खेल सकती कि वर्तमान में विधायक है, विरंची नारायण पर इसलिए नहीं खेल सकती कि वर्तमान में विधायक है, लेकिन गणेश मिश्रा हो सकते हैं कि पीएन सिंह के बाद गणेश मिश्रा को भी टिकट दे सकते हैं। लेकिन आने वाला समय में पार्टी क्या फैसला लगे, पार्टी पर निर्भर करता है। अब चलते चलते 2 जिला और बच गए, 2 सीट और बच गई, उसको मैं चर्चा कर दूं। गोड्डा से बात कर ले तो गोड्डा साहब राज परिवार निशिकांत दुबे जिस तरह से लगातार उन्होंने सरकार का दूत कह लीजिए कि हेमंत सोरेन को लगातार पल पल क्या होगा, क्या बीतेगा, कैसे सरकारी गिरेगी, कब हेमंत सोरेन जेल जाएंगे, उस सारा ट्विटर बाबा वो अपने आप को कर रहे थे। लोग उन्हें झारखंड में ट्विटर बाबा के भी नाम से जानते हैं और काफी पार्टी स्तर पर मजबूत होता है। ऐसे में कह सकते हैं कि निशिकांत दुबे अगले बार भी गोड्डा के सांसद थे, टिकट उन्हें दिया गया था, इस बार भी उनको टिकट मिल सकता है, उनकी कटौती नहीं हो सकती। चौथा बात करेंगे गिरिडीह से रविंदर पांडे या ढुल्लू महतो का। आपको बता दे रखा कि गिरिडीह क्योंकि एनडीए के साथ मिलकर के चुनाव लड़ती है और वर्तमान में वहां पे जो चंद्र प्रकाश चौधरी वहां के अभी सांसद है, और ऐसे में कह सकते हैं कि कोटा है आसू पार्टी के, तो वहां पे जिस तरह से नाम ढुल्लू महतो या रविंदर राय के पांडे के नाम आ रहे हैं, तो रविंदर पांडे पिछले बार भी चुनाव लड़े थे, लेकिन चंद्र प्रकाश चौधरी ने जब अलायंस की बात हुई थी तो उनको जगह मिला था। तो ऐसे में कर सकते हैं जिसका आपने जिक्र किया, चूंकि एनडीए में आजसू पार्टी भी है और ये जो सीट है गिरिडीह सीट है, वहां पर रविंद्र पांडे का टिकट पिछली बार काट करके आजसू को दी गई थी, जहां से चंद्र प्रकाश चौधरी जिनका आपने नाम लिया वो फिलहाल सांसद है। तो ऐसे में ये जो लिस्ट सामने आई है गिरिडीह में, जिस तरीके से ढुल्लू महतो और रविंद्र पांडे का नाम सामने आ रहा है, उस पर आप क्या कहिएगा? क्या इस बार अलायंस का हिस्सा नहीं रहेगी क्या, इस वजह से ये नाम? देखिए पिछले बार भी रविंदर राय और ढुल्लू महतो का नाम सामने आए थे। ये दोनों की राजनीति काफी टसल भरी रही है और ऐसे में कह सकते हैं कि पिछले बार भी इन नामों का चर्चा हुआ था कि हो सकता है कि ढुल्लू महतो गिरिडीह से सांसद के टिकट उम्मीदवार हो सकते हैं, रविंद्र पांडे हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल जब एनडीए का मामला आया, जब और कोटा आंसू के खाते में चले गए, तो वहां से चंद्र प्रकाश चौधरी उम्मीदवार हो गए। लेकिन फिलहाल जिस तरह से चंद्र प्रकाश चौधरी ने 5 वर्षों तक वहां के लोगों से दूर रहे, क्षेत्र से दूर रहे, तो ऐसे में कह सकते हैं कि पार्टी इस बार उनकी जगह बदल सकती है, इस बार आंसू को कोई और जगह दे सकती है। और वहां पे फिलहाल रविंदर पांडे काफी मजबूत स्थिति में है, तो फिलहाल ढुल्लू महतो को वहां पे दावेदारी कम नजर आ रही है। और अगर पार्टी खेल सकती है तो रविंदर पांडे पर पार्टी वहां पे खेल सकती है। रेखा
बिल्कुल, तो ये 14 लोकसभा सीटों को जिस तरीके से नौशाद आपने दर्शकों को बताया, मुझे लगता है दर्शक इसे समझ भी गए होंगे। हालांकि ये जो नामों का जिक्र हमने किया है अपने दर्शकों के साथ, वो हमने उन्हीं रायशुमारी के आधार पर किया है जो रायशुमारी जो है वो की जा रही है और जिन नामों की चर्चा लगातार हो रही है। चूंकि ये नाम जो है वो क्षेत्र में काफ़ी पॉपुलर है, काफ़ी एक्टिव है, दिग्गज नेता हैं, तो ऐसे में इन नामों के अलावा दूसरे जो नाम है वो सामने फिलहाल नजर नहीं आ रहे हैं। हालांकि जो अंतिम फैसला है वो केंद्रीय नेतृत्व ही लेगी, बीजेपी की केंद्रीय नेतृत्व ही लेगी नौशाद। और जिस तरीके से गिरिडीह का भी हमने जिक्र किया, गिरिडीह का जिक्र हम बार बार इसलिए कर रहे हैं चूंकि इस बार भी जो बीजेपी है वो एनडीए अलायंस जो एक साथ मिलकर के ही चुनाव लड़ेगी, तो इस बार भी वो जो सीट है वो आजसू के खाते में ही जा सकती है। नौशाद, एक बार ये दर्शकों को बता दें। देखिए, ये तो पार्टी निर्भर तय करेगी ना, पार्टी तय करेगी कि क्या इस बार आजसू के खाते में जाएगी या फिर बीजेपी वहां से लड़ेगी, या हो सकता है आजसू को रामगढ़ हजारीबाग दे दे, क्योंकि रामगढ़ से चंद्र प्रकाश चौधरी कई मंत्री भी रहे, विधायक भी रहे, और हजारीबाग सीट रामगढ़ लोकसभा क्षेत्र में पड़ता था। ऐसे में कह सकते हैं कि पार्टी फेरबदल कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल जिस तरह से डुल्लू महतो या रविंदर पांडे के जो नाम सामने आ रहा, दोनों काफी करीब है, क्योंकि वर्तमान में जिस तरह से डुल्लू महतो विधायक और आने वाला 2025 का अगर पार्टी देखती है तो डुल्लू महतो को विधानसभा में रखेगी, लेकिन रविंदर पांडे को वहां पे टिकट देने के काम कर सकती है, और चंद्र प्रकाश चौधरी को वहां से सीट में फेरबदल कर सकता है, क्योंकि चंद्र प्रकाश चौधरी पिछले 5 वर्षों में जिस तरह से एनडीए के लिए या आजसू की तरफ से उन्हें काम करना चाहिए था, वो वहां पे काम नहीं दिख रहा है। यही वजह है कि वहां पे पार्टी फेरबदल कर सकती है और बीजेपी कहीं वहां पे अपने उम्मीदवार उतार सकती है। दोनों में नामों में से कोई एक नाम जरूर होगा। फिलहाल अगर हम किसी का नाम ले लेते हैं तो ये हम मुहर नहीं लगाएंगे रेखा, ये मुहर पार्टी लगाएगी। फिलहाल ये पार्टी तय करे कि वहां पे किसे टिकट देगी, पर हम आपको बता दें, अपने दर्शकों को बता दें कि वहां पे 2 नामों का चर्चा ज्यादा है, एक ढुल्लू महतो, दूसरा रविंदर पांडे का। चलिए, ये 2 नाम जो है उन पर चर्चा सबसे ज्यादा है, लेकिन अगर गठबंधन के तहत सीटों का बंटवारा होता है तो ये सीट जो है वो आजसू के खाते में भी जा सकती है। धन्यवाद नौशाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। तो लोकसभा चुनाव की सरगर्मी जो है वो फिलहाल देश भर में देखने को मिल रही है और अब उसकी सुगबुगाहट जो है और आहट जो है वो झारखंड तक भी पहुंच चुकी है, चूंकि झारखंड की 14 लोकसभा सीटों पर फतेह हासिल करने की तैयारी में बीजेपी है और इसको लेकर के बैठकों का दौर भी जारी है, रायशुमारी भी हो रही है, नामों पर चर्चा भी हो रही है और खबरें ये भी है कि 10 मार्च से पहले इन नामों पर मुहर लगकर उनका ऐलान भी हो सकता है। तो ऐसे में सभी को इंतजार है कि आखिर झारखंड की 14 लोकसभा सीटों पर बीजेपी किन्हें मौका देती है और किन्हें इन सीटों पर उतारती है। तो मेरे साथ फिलहाल इस खास बुलेटिन में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।